पोरस के हाथी। मुसन्निफ़ नसीम हिजाज़ी। किस्त नंबर 1। पहला मंज़र। भारत का वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री अपनी रिहाइशगाह के एक कुशादा कमरे में टहल रहा था। कमरे की एक दीवार के साथ किताबों के शेल्फ के ऊपर गांधी और नेहरू की कदादम तस्वीरें आवेज़ा थीं। दूसरी दीवार के साथ एक तस्वीर में नेहरू और शास्त्री एक साथ खड़े हैं और दूसरी में शास्त्री तन्हा खड़ा है। इस तस्वीर से नीचे छोटे साइज़ की चंद तस्वीरें आवेज़ा हैं, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से शास्त्री अपनी काबीना के वज़रा कांग्रेस के लीडरों और नेहरू की काबीना के वज़रा के साथ दिखाई देता है। एक दरवाजे के ऊपर घड़ियाल पर 4 बज चुके हैं। शास्त्री रुककर कभी एक और कभी दूसरी तस्वीर की तरफ देखता है और फिर टहलना शुरू कर देता है। इसके चेहरे पर इज़्तिराब और परेशानी के आसार नज़र आते हैं। वो नेहरू की कदादम तस्वीर के सामने रुकता है, फिर जल्दी से मुड़कर दूसरी दीवार की तरफ मुतवज्जा होता है और आगे बढ़कर अपनी तस्वीर को फौजी तरीके से सल्यूट करता है और फिर जल्दी से बराबर के कमरे में दाखिल होकर एक कदादम आईने में अपना अक्स देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है और फिर गांधी कैप उतारकर बगल में दबा लेता है और बालों पर हाथ फेरता है और टोपी दोबारा सर पर रखने के बाद धोती के बल दुरुस्त करने में मसरूफ़ हो जाता है और इसके बाद कभी आईने से चंद कदम पीछे हटकर और कभी करीब आकर अपना अक्स देखता है और बिलाखिर अकड़कर हिटलर के अंदाज में एक हाथ बुलंद करता है। शास्त्री अपने अक्स से, बोलो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जय, एड़ियाँ उठाकर। तुम बोलते नहीं हो, तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा नाम ननकू नहीं लाल बहादुर है और कल दुनिया के हर रेडियो स्टेशन से भारत के साथ तुम्हारा नाम सुनाया जाएगा और परसों दुनिया भर के अखबारात की बेशतर खबरें तुम्हारी फतह के मुतालिक होंगी। जय हिंद। दोबारा नाजी तरीके से सलाम करता है और बराबर के कमरे में वापस आकर टहलना शुरू कर देता है। एक सेक्रेटरी जिसका रंग स्याही माइल कद शास्त्री से एक बालिश लंबा और उम्र 40 साल के लगभग मालूम होती है, कमरे में दाखिल होता है। सेक्रेटरी, महाराज माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि आप आवाज़ें दे रहे हैं। शास्त्री, मैंने तुम्हें आवाज़ें नहीं दी, लेकिन अब 4 से ऊपर हो गए हैं और वो अभी तक नहीं आए। सेक्रेटरी, महाराज जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह आ गए हैं। मैंने उन्हें मुलाकात के कमरे में बिठा दिया है। अब अगर आपका हुक्म हो तो उन्हें यहीं भेज दूँ। शास्त्री, नहीं, मैं आता हूँ। सेक्रेटरी वापस मुड़ता है। तुम ठहरो, कुछ पूछना चाहता हूँ। सेक्रेटरी, फरमाइए महाराज। शास्त्री, 19वीं सदी में यूरोप का सबसे बड़ा फातेह कौन था? सेक्रेटरी, नेपोलियन महाराज। शास्त्री, तुम जानते हो नेपोलियन का कद कितना था? सेक्रेटरी, महाराज मौर्ख तो यही लिखते हैं कि नेपोलियन का कद छोटा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका सही जवाब सिर्फ फ्रांस के वो दर्जी दे सकते हैं जिनके दादा परदादा नेपोलियन का लिबास तैयार करते थे। लेकिन मौर्ख ने नेपोलियन का कद नापने की जुर्रत नहीं की होगी। नेपोलियन की तस्वीर देखकर मुझे उसके कद में कोई बुराई महसूस नहीं होती। ये हो सकता है कि वो अपने ज़माने के देवकामत जर्नैलों के मुकाबले में छोटा हो। शास्त्री, मौर्ख गलत नहीं हो सकते। नेपोलियन का कद यकीनन छोटा था, बिल्कुल मेरी तरह। सेक्रेटरी, ये हो सकता है महाराज, लेकिन मैं भारत के महामंत्री का कद नापने की जुर्रत नहीं कर सकता। शास्त्री, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम मेरा कद नापना शुरू कर दो, सिर्फ एक अकल की बात पूछी थी। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अकल का कद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। नेपोलियन का कद अगर मुझसे 1 फीट कम होता तो भी मौर्ख यही लिखते कि वो यूरोप का सबसे बड़ा फातेह था।
सेक्रेटरी, कद का किस्मत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं महाराज। शास्त्री बरहम होकर, तुम ये कहते हो कि मेरी किस्मत ने मुझे अपने छोटे कद के बावजूद भारत का प्रधानमंत्री बना दिया है। सेक्रेटरी हवास बख्ता होकर, नहीं महाराज, ये भारत की खुशकिस्मती है कि आप इसके प्रधानमंत्री बन गए। हमारे देश को आपके कद से ज़्यादा आपकी अकल की ज़रूरत थी। कद नापा जा सकता है, लेकिन कौन नाप सकता है महाराज। शास्त्री, तुम गलत कहते हो, अकल नापी जा सकती है। सेक्रेटरी, वो कैसे महाराज। शास्त्री, इंसान की अकल इसके कारनामों से नापी जाती है। अभी तुम ये कह रहे थे कि किसी मौरख ने नेपोलियन का कद नापने की जरूरत नहीं की होगी, लेकिन इसके कारनामों के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है। सेक्रेटरी, इसके कारनामों के मुतालिक तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, और मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि यूरोप के तमाम जर्नैलों और सियासतदानों के हिस्से की अकल इसके दिमाग में जमा हो गई थी। शास्त्री, अब तुम समझ की बात कर रहे हो। सेक्रेटरी, महाराज, नेपोलियन का कद आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन आप अकल यकीनन आपसे कम थी, और दुनिया के मौरख जब नेपोलियन के साथ आपके कारनामों का मुकाबला करेंगे तो उन्हें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि अकल के तराजू में आपका पलड़ा यकीनन भारी था, और उस बात को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सिर्फ पाकिस्तान फतह होने की देर है। लेकिन महाराज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। शास्त्री, कहो। सेक्रेटरी, महाराज, इस वक्त आपने नेपोलियन के मुतालिक नहीं सोचना चाहिए। ये बुरा शगुन है। नेपोलियन का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। आज आपको हिटलर के मुतालिक भी नहीं सोचना चाहिए। शास्त्री, अरे तुम किस वहम में मुब्तला हो गए। अगर मुझे नेपोलियन और हिटलर जैसी फतूहात हासिल हो सकी तो मुझे अपने अंजाम के मुतालिक कोई खौफ नहीं होगा। मैं ये बात साबित करूँगा कि मैं जंग के मैदान में नेपोलियन और सियासत के मैदान में विंस्टन चर्चिल बन सकता हूँ। मेरा कद नेपोलियन से मिलता है, गुस्सा हिटलर की तरह है, और मेरी अकल विंस्टन चर्चिल से ज़्यादा है। मैं जिन सिंघियों और महासभाइयों की प्यास बुझाने के लिए खून के दरिया बहाऊंगा और वो हिटलर के नाजियों की तरह मेरी पूजा करेंगे, मैं भारत की अफवाज को फतूहात के रास्ते दिखाऊंगा, और वो मुझे भारत का नेपोलियन तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर जब जनूबी मशरक़ी एशिया के ममालिक भारत के सामने घुटने टेक देंगे तो मैं किसी बड़ी ताकत से उलझने का ख़तरा मोल लिए बगैर बैनुल-अक़वामी सियासत में चर्चिल से बड़ा नाम पैदा करूँगा। मैं रूस को प्रणाम करूँगा तो भारत में रूसी रुपए और रूसी असलहा के अंबार लग जाएंगे। मैं अमेरिका की तरफ झुकूँगा तो भारत के ख़जाने अमेरिकी डॉलरों से भर जाएंगे, और भारत की छावनियों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में अमेरिकी टैंकों, तोपों, जेट बमबारों और बहरी जहाज़ों के लिए जगह की कमी महसूस की जाएगी। फिर तारीख़ का कोई तालिब इल्म ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं करेगा कि मेरा कद कितना था। मुझे यकीन है कि यूएनओ को भारत के कीड़े मकोड़े भी हाथियों से बड़े दिखाई दिया करेंगे। नेपोलियन और हिटलर और मसूलिनी की नाकामी की वजह ये थी कि वो बड़ी ताकतों के जवाब में भी ताकत इस्तेमाल करते थे, लेकिन महात्मा जी का भला हो कि वो हमें कमज़ोर को दबाने और ताकतवर से दबने का तरीका सिखा गए हैं। सेक्रेटरी, महाराज, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद अगर मेरे सामने किसी ने आपके कद का जिक्र किया तो मैं इसकी ज़बान नोच लूँगा। आप हिमालय से बड़े हैं, आप माउंट एवरेस्ट से ऊंचे हैं। इस वक्त मैं आपकी प्यारी आँखों में गंगा, नर्मदा और बरहमपुत्रा की तूफ़ानियाँ देख रहा हूँ। महाराज, मैं सच कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान या कश्मीर का बाशिंदा होता तो मुझे आपकी तरफ आँख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना होती। मैं कांपता, लरजता हुआ आपके चरणों में गिर पड़ता, और बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते, मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। मुझे कश्मीर में रायशुमारी का नारा नहीं लगाना चाहिए था। शास्त्री अकड़कर बुलंद आवाज़ में, और मैं तुम्हें ये जवाब देता कि अब तुम्हारी कोई बात मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए हिटलर बन चुका हूँ।
सेक्रेटरी, महाराज, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गरजदार आवाज़ सुनकर मेरी जान निकल जाती। भगवान का शुक्र है कि मैं पाकिस्तानी या कश्मीरी नहीं हूँ। लेकिन महाराज, इस वक्त जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह मुलाकात के कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान पर हमले का इरादा बदल नहीं दिया तो इनका अपने हेडक्वार्टर्स से गैर हाजिर होना मुनासिब नहीं। शास्त्री, पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के मुकाबले में इसकी आबादी जिस कदर कम और जंगी वसाइल जितने महदूद हैं, इसी कदर मेरे इरादे अटल हैं। लेकिन तुम दुरुस्त कहते हो, इनका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। शास्त्री कमरे से बाहर निकलता है और कुशादा गैलरी से गुजरने के बाद मुलाकात के कमरे में दाखिल होता है। जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह, जो एक सोफे पर बैठे हुए हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। शास्त्री उनसे मुसाफा करने के बाद एक कुशादा मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। शास्त्री, तशरीफ़ रखिए। मुझे इस वक्त आपको यहाँ आने की तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी और आइंदा के लिए मेरा इरादा यही है कि आपसे टेलीफोन पर ही बात की जाए। लेकिन आज मुझे इतनी चिंता थी कि मैं दोपहर के वक्त 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं कर सका। अब मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर हमारा मुकाबला कर सकता है। जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जनरल चौधरी, महाराज, जब आप और रक्षा मंत्री बार बार हमसे ये सवाल पूछते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आप हमारी काबिलियत पर एतमाद नहीं करते। हमें सिर्फ ये डर था कि नेहरू महाराज की तरह शायद आप भी जंग शुरू करने से घबराते हैं। अभी आपके सेक्रेटरी का फ़ोन आया तो मेरा माथा ठनका था। आपने पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा बदल तो नहीं दिया महाराज? शास्त्री, हरगिज़ नहीं। आप मुझे क्या समझते हैं? जनरल चौधरी, आप भारत के महामंत्री हैं महाराज, और अगर आपका इरादा अटल है तो आपको ये शिकायत नहीं होगी कि हमने अपने वादे पूरे नहीं किए। अर्जुन सिंह, महाराज, आपको सिर्फ ये शिकायत होगी कि ये जंग इतनी जल्दी क्यों ख़त्म होगी। जनरल चौधरी, ये जंग 36 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी महाराज। हम रात के 3 बजे पेशकदमी करेंगे और चंद घंटों के बाद लाहौर आपकी झोली में होगा। अगले दिन सियालकोट और कसूर की बारी आएगी और फिर 12 घंटों के अंदर अंदर मेरी फ़ौज गुजरांवाला के करीब पाकिस्तान की शाहरग काट चुकी होगी। शास्त्री, आपको इस बात का पूरा इत्मीनान है कि पाकिस्तान किसी भी मुहाज पर हमारा मुकाबला नहीं करेगा? जनरल चौधरी, ये इत्मीनान तो आपने और आपसे ज़्यादा रक्षा मंत्री ने कराया है। जनाब सरदार सुरन सिंह बाहर के हालात से ज़्यादा वाकफ़ियत रखते हैं और वो भी आपकी इस राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि पाकिस्तान भारत के भरपूर हमले का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करेगा। शास्त्री, हमें सरदार सुरन सिंह की अकल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जब हमने आज़ाद कश्मीर की सरहद अबूर की थी तो वो इस राय के पुरजोश हामी थे कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पाकिस्तान ने सिर्फ हमारा मुकाबला ही नहीं किया बल्कि छंब, दीवा और जोड़ियाँ पर जवाबी हमला करके सैकड़ों मील का रकबा हमसे छीन लिया है। जनरल चौधरी, महाराज, यही तो आपकी दानाई है। भारत ने पहले आज़ाद कश्मीर की सरहद अबूर करके पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया और अब जवाबी कार्रवाई की आड़ लेकर हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। शास्त्री, एक ताकतवर मुल्क को अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं। हम 18 साल से पाकिस्तान को तबाह करने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर मुझे इस बात का ख़दशा होता कि कश्मीर में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से हमारा इस कदर नुकसान होगा और हम सीधा पाकिस्तान पर हमला करके इस नुकसान से बच सकते हैं, तो मैं जंग पहले शुरू करता और बहाने बाद में तलाश करता। एक तरफ हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हो जाती और दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेडियो ये दहाई मचाता कि जंग की इब्तिदा पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। फिर अगर 36 या 48 घंटों में हम पाकिस्तान को कुचलने में कामयाब हो जाते तो अक़वाम मुत्तहिदा ये जानने की भी ज़रूरत महसूस ना करती
कि जंग की इब्तिदा कैसे हुई थी। जनरल चौधरी, अब यही होगा महाराज। मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी फतह के बाद आप छंब, जोड़ियाँ और दीवा के नुकसानात भूल जाएंगे। अर्जुन सिंह, पाकिस्तान मुकाबला करे या ना करे, मैं भारत की हवाई फ़ौज की तरफ से आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम हवाई जहाज़ और हवाई अड्डे 24 घंटों के अंदर अंदर तबाह कर दिए जाएंगे। शास्त्री, लेकिन अर्जुन सिंह जी, आप ये क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला करने की जुर्रत करेगा? अर्जुन सिंह, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता महाराज। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं भारत की हवाई फ़ौज का कमांडर इन चीफ हूँ और मेरा काम पाकिस्तान के हवाई जहाज़ और हवाई अड्डे तबाह करना है। शास्त्री, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात का डर तो है ना कि शायद पाकिस्तान की हवाई फ़ौज हमारे मुकाबले पर आ ही जाए। अर्जुन सिंह, इससे क्या फ़र्क पड़ता है महाराज? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2-4 हवाई जहाज़ों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन हवाई जंग 24 घंटों से ज़्यादा नहीं होगी। शास्त्री, सरदार जी, आप 24 घंटों की बजाय 36 या 48 घंटे लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे एक हवाई जहाज़ का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप तशरीफ़ ले जाएं। मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जनरल चौधरी, आप कुछ देर यहीं ठहरें। अर्जुन सिंह सलूट करने के बाद कमरे से बाहर निकल जाता है। जनरल चौधरी, महाराज, आप चिंता ना करें। हम पाकिस्तान को मुकाबले के लिए तैयारी का मौका ही नहीं देंगे। वो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं 6 सितंबर को लाहौर जिमखाना क्लब में शराब पीने और दोपहर का खाना खाने का प्रोग्राम बना चुका हूँ। शास्त्री, मुझे आप पर विश्वास है मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन अर्जुन सिंह की बातें सुनकर मेरा जी खट्टा हो गया है। वो बार बार ये क्यों कहता था कि पाकिस्तान ने मुकाबला किया तो उसे परवाह नहीं होगी। आखिर हमारा एक हवाई जहाज़ भी क्यों ज़ाया हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता था कि वो भारत के जेट हवाई जहाज़ों को मिट्टी के खिलौने समझता है। चौधरी, आप फिक्र ना करें महाराज। सुबह ख़जाने के वज़ीर अर्जुन जी ने इसे भारत के मुख्तलिफ हवाई जहाज़ों की कीमतों पर लेक्चर दिया था। शास्त्री, आपका मतलब है कि असलहे इसलिए हमारे हवाई जहाज़ों की कीमत मालूम ना थी? चौधरी, उसे सब कुछ मालूम था महाराज, लेकिन रक्षा मंत्री और ख़जाने के वज़ीर उसे ये समझाना चाहते थे कि तुम्हारी मालूमात बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जेट हवाई जहाज़ों की कीमत 50% बढ़ गई हैं। मुझे यकीन है अब वो ज़्यादा एहतियात से काम लेगा। शास्त्री, और आपको भी एहतियात से काम लेना चाहिए। जनरल साहब, हमारे सेंचुरियन टैंक बहुत महंगे हैं। चौधरी, मेरी तरफ से तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए महाराज। शास्त्री, मैंने आपको फिर एक बार ये समझाने के लिए रोका था कि सिख सिपाहियों के मुतालिक आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। चौधरी, मुझे आपकी हिदायत याद है महाराज। आप इत्मीनान रखें, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सिख सिपाही या अफसर मैदान जंग से मुंह फेरने की जुर्रत करे। इन्हें सबसे अगली सफ़ में रखा जाएगा। शास्त्री, मेरी ये हरगिज़ ख्वाहिश नहीं कि पाकिस्तान की अफवाज हमारा मुकाबला करें, लेकिन अगर किसी महाज पर जंग हो जाए और इसके नतीजे में भारत की फ़ौज से सिखों की नफरी कम हो जाए तो मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, लेकिन तुम्हें किसी हिंदू सिपाही की जान ख़तरे में नहीं डालनी चाहिए। दिल्ली के आसपास के हिंदू सिपाहियों के मुतालिक तो तुम्हें बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा। अगर इनमें से 200-400 मारे गए तो चारों तरफ से मातमी जुलूस दिल्ली का रुख करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत में कोहराम मच जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो एक 100 हिंदू सिपाहियों के नुकसान को 10 बनाने की कोशिश करेगा तो भी रेडियो सुनने वाले 10 को 10,000 बना देंगे। जनरल चौधरी, आप चिंता ना करें महाराज। मैंने हमला करने वाली अफवाज की तरतीब ये रखी है। सबसे आगे सिख होंगे, इनके पीछे गोरखे और इनके साथ जनूबी हिंदुस्तान खुसूसन केरला के सिपाही होंगे। गोरखे किराए के सिपाही हैं। इनके थोड़े बहुत नुकसान को दिल्ली में ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी। केरला के लोग भी भारत को काफ़ी परेशान किए रखते हैं, इसलिए इनकी थोड़ी बहुत नफरी कम हो जाए
तो भी भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। डोगरों को इनके साथ रखा गया है ताकि वो इन्हें मैदान छोड़कर भागने से रोक सकें। भारत माता के वो सपूत जो दिल्ली के आसपास रहते हैं सबसे पीछे रखे गए और इन्हें इंतहाई मजबूरी के बगैर दुश्मन की फायरिंग की जद में लाने की कोशिश नहीं की जाएगी। शास्त्री: मेरा मतलब ये नहीं कि कल उन्हें बिल्कुल ही मैदानी जंग से दूर रखा जाए। उन्हें जंगजू बनाने के लिए अमली सबक की ज़रूरत है। जब आपको इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए कि दुश्मन हौसला हार चुका है और इन्हें आगे बढ़कर ज़ख्मी होने का कोई ख़तरा नहीं, उस वक्त आप इन्हें कम से कम निहत्थे लोगों के खून से होली खेलने का मौका ज़रूर दें। फिर आप देखेंगे कि वो सिर्फ मरने से डरते हैं, मारने से नहीं डरते। जनरल चौधरी: मुझे इसका काफ़ी तजर्बा है महाराज। मैं गुज़िश्ता 18 बरस से अपनी आँखों से अनगिनत फसादात देख चुका हूँ। भारत माता के ये सपूत निहत्थे मुसलमानों का खून बहाने में हमारे जंगजू सिपाहियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ होते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब इस जंग में मौत का ख़तरा मोल लिए बगैर मारने का मौका आएगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। इस वक्त भारत के सेनापति की हैसियत सिर्फ एक तमाशाई की होगी और मेरा हुक्म सुनने की बजाय ये लोग जिन सिंह और सिलोक सिंह के लीडरों के इशारों पर चलना ज़्यादा पसंद करेंगे। महाराज, आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदू महासभा जिन सिंह और राष्ट्रीय सिलोक सिंह के बड़े बड़े लीडर श्री गुलजारी लाल नंदा से मुलाकात कर रहे हैं। शास्त्री: मुझे मालूम नहीं, आपको कैसे पता चला? जनरल चौधरी: मुझे इन्होंने टेलीफोन पर इस खुफिया मुलाकात में शरीक होने की दावत दी थी। वो ये कहते थे कि इन लोगों को काम पर लगाने के लिए तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत है, लेकिन मैंने जवाब दिया था कि मैं महामंत्री के पास जा रहा हूँ। शास्त्री: फिर उन्होंने क्या कहा? जनरल चौधरी: फिर उन्होंने ये कहा कि अगर महामंत्री के घर पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं भी आना चाहता हूँ। इन लोगों के साथ थोड़ी देर बातें हो जाएंगी। मैंने जवाब दिया कि मुझे किसी कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं। महामंत्री ने मुझे और एयर मार्शल अर्जुन सिंह को चंद मिनट के लिए बुलाया है। फिर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, वापसी पर मेरे मकान से होते जाना। शास्त्री: नंदा जी इन लोगों को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे यकीन है कि चून जी भी वहां पहुंच गए होंगे और उन्हें हमले का सारा प्लान समझा रहे होंगे। जनरल चौधरी: महाराज, आप परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि ये लोग हर राज की हिफाजत कर सकते हैं। शास्त्री: मुझे ये डर नहीं, मैं ये जानता हूँ महासभाइयों जिन सिंघियों और सेयोक सिंघियों के पास हमारे जंगी राज कांग्रेस के लीडरों से कम महफूज नहीं, लेकिन इस बात पर एतराज़ है कि नंदा जी हमेशा हमसे बाला इन्हें खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जनरल चौधरी: इससे क्या फ़र्क पड़ता है महाराज? इन्हें खुश करने के लिए आपके इख्तियारात नंदा जी के इख्तियारात से कहीं ज़्यादा हैं। शास्त्री: जनरल साहब, आपने हैदराबाद और इसके बाद गवा पर चढ़ाई करके भारत माता का दिल मोह लिया था, और अगर आपने इस मुहिम में भी 100% कामयाबी हासिल की तो सारी दुनिया पर भारत की धाक बैठ जाएगी। जब चट्टागांग से लंडी कोतल तक अखंड भारत का सिक्का चलेगा तो जनूबी मशरक़ी एशिया का कोई मुल्क हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। बर्मा, सेलोन, नेपाल और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क हमारे रहमो करम पर होंगे और हम जब चाहें इन पर चढ़ दौड़ेंगे। जनूब मशरक़ी एशिया का कोई मुल्क हमारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ दुनिया के बड़े बड़े ब्लॉकों से 1 रुपया या 1 कारतूस भी हासिल नहीं कर सकेगा। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क होगा जिसे इक़्तिसादी और फ़ौजी मदद का मुस्तहिक समझा जाएगा। जनरल चौधरी: मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, आप मेरे हाथों हैदराबाद और गवा का हशर देख चुके हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मरतबा भी आपके एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा, और जैसा कि मेरे दोस्त सरदार अर्जुन सिंह ने कहा था, आपको सिर्फ इस बात का अफसोस होगा
कि ये खेल इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। शास्त्री बुलंद आवाज़ में, आपका दोस्त अर्जुन सिंह बेवकूफ़ है। मुझे हरगिज़ इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आप इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इन्फेंट्री के सिपाही 3 मील फ़ी घंटा के हिसाब से चलने का प्रोग्राम बना सकते हैं तो इन्हें 10 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से भागने का हुक्म दें। अगर आपके टैंक 30 मील फ़ी घंटा के हिसाब से दौड़ सकते हैं तो भगवान के लिए इस खेल को लंबा करने के लिए इन्हें 2 मील फ़ी घंटा के हिसाब से ना चलाएं। यह खेल एक सिपाही के लिए दिलचस्प हो सकता है, लेकिन मैं सिपाही नहीं हूँ। मुझे जंग का एक एक दिन बरसों से ज़्यादा तवील महसूस होगा। मैं अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान पर भारत की फ़तह की खबर सुनना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत समझते हैं तो भगवान के लिए इस जंग को हफ्तों की बजाय दिनों और दिनों की बजाय घंटों में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। जनरल चौधरी, महाराज, अगर आप इस जंग के मुतालिक एक सिपाही के जहन से सोचेंगे तो आपको इस कदर परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमले के वक्त दिल्ली की बजाय लाहौर के महाजों पर हों तो टैंकों की गड़गड़ाहट, तोपों की धनाधन, मशीन गनों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से आपका मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाएगा। भारत के सिपाहियों के मुंह से जय हिंद के नारे सुनकर आप दोबारा जवान हो जाएंगे। फिर जब दिल्ली वापस आकर आप रेडियो पर भारत के अवाम को जंग का आंखों देखा हाल सुनाएंगे तो भारत का हर सपूत ये महसूस करेगा कि आपकी तरह वो भी जवान हो गया है। शास्त्री इंतहाई संजीदगी के साथ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जनरल चौधरी, मैं मजाक नहीं करता महाराज। शास्त्री, वाकई तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने तोपों की धनाधन और बमों के धमाके सुनने के लिए इस जंग का ख़तरा मोल नहीं लिया। मेरा मकसद अपने कानों के पर्दे फाड़ना नहीं, बल्कि जल्द अज जल्द फतह हासिल करना है। जवान होने का नतीजा हासिल करने के लिए मैं भारत के सेनापति की बजाय किसी सन्यासी के पास चला जाऊंगा। मुझे वचन दो कि तुम लाहौर के बाद गुजरांवाला और गुजरांवाला के बाद रावलपिंडी के रास्ते में नहीं जाओगे। जनरल चौधरी, महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, लेकिन आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं ख्वाह जंग को लंबा करना चाहता हूँ। शास्त्री, नहीं नहीं, मैं इस मसले पर बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझे वचन दो कि 2-4 दिन बाद मेरे पास आकर जंग लंबी करने की वजूहात बयान नहीं करोगे। जनरल चौधरी, ये कभी नहीं होगा महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ। शास्त्री इत्मीनान का सांस लेते हुए, जनरल साहब, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं भारत का सेनापति नहीं हूँ। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप मुझसे ज़्यादा परेशान होते। अगर मैं भारत का सेनापति होता तो मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए फ़ौज को ये पैगाम देता कि बहादुरों, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारी फतह की खबर सुनने के लिए बेकरार है। अगर तुम इसे परलोक भेजने का इरादा नहीं कर चुके तो कछुए की चाल चलने की बजाय खरगोश की तरह छलांगे लगाते हुए लाहौर पहुंच जाओ। अगर दुश्मन सो रहा है तो उसे जागने का मौका ना दो। अगर वो जाग रहा है तो उसे उठकर हथियार संभालने का मौका ना दो। और फिर अगर वो भारत माता की बदकिस्मती से हथियार संभाल कर सामने आ जाए तो उसे फायर करने का मौका ना दो। जनरल चौधरी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ महाराज, लेकिन मेरे मुतालिक आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं जानबूझकर 1 मिनट भी ज़ाया करूँगा। अगर मैंने जंग के मुतालिक परेशानी ज़ाहिर नहीं की तो मेरा मकसद आपको ये बताना था कि आपके सेनापति और आपकी अफवाज का मोराल कितना बुलंद है। शास्त्री, जनरल साहब, मुझे मालूम है कि आपका मोराल बहुत बुलंद है, लेकिन मुझे आपके मोराल की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ भारत की फ़तह की खबर सुनना चाहता हूँ, और जब आप मुझे लाहौर की जिमखाना से ये खबर भेजेंगे कि आप फ़तह की खुशी में शराब पी रहे हैं तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी फ़ौज का मोराल कैसा था। मैं जानता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर चपड़ासी और सेनापति से लेकर आम सिपाही तक का मोराल सिर्फ फ़तह की सूरत में कायम रह सकता है। अगर अपनी तवक्का के ख़िलाफ़ एक दिन भी ज़्यादा जंग करनी पड़ी तो मुझे डर है कि भारत की इज़्ज़त के साथ भारत का मोराल भी खाक में मिल जाएगा। जनरल चौधरी, महाराज, मैं आपकी सारी तवक्कात पूरा करूँगा। मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। शास्त्री आगे बढ़कर जनरल चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जनरल चौधरी फ़ौजी सलाम करने के बाद मुड़ता है और कमरे से बाहर निकल जाता है।